हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में आज हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह युद्ध। इससे पूर्व जो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में जानकारी प्राप्त की। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उनकी मृत्यु 1667 में हो गई। तत्पश्चात उनका पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठे। लेकिन राम सिंह के समय में जब औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाया और शिवाजी शाही महल से भागने में सफल हो गए, तत्पश्चात वो राम सिंह से नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें दरबार में न उपस्थित होने का आदेश दे दिया। और बाद में भी जो उन्हें मनसबदारी दी वो बहुत छोटी मनसबदारी प्रदान की। तत्पश्चात बिशन सिंह गद्दी पर बैठे। बिशन सिंह को भी कोई महत्वपूर्ण सूबेदारी या मनसब नहीं दिया गया। बिशन सिंह के पुत्र सवाई जयसिंह थे। इन्हें जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है और ये कहा जाता है कि एक बार बिशन सिंह जयसिंह को औरंगजेब के सामने दरबार में ले गए और वहां पर औरंगजेब जो थे वो इनकी वाक चातुर्य से, वाक पटुता से और इनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें ये लगा कि ये जो जयसिंह है ये मिर्जा राजा जयसिंह से भी सवाए हैं, कि मतलब जो उनकी का व्यक्तित्व है, जो उनका शौर्य है वो इससे, जबकि उस समय उनकी आयु केवल 8-9 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने इन्हें सवाई जयसिंह की उपाधि दे दी और तब से ये सवाई जयसिंह के नाम से जाने लगे। अब हम सवाई जयसिंह के ने अपने कार्यकाल में किन महत्वपूर्ण पदों की सूबेदारी प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने मुगलों तथा राजपूतों के साथ सामंजस्य बैठाकर मराठों को परास्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो 1700 ईस्वी में जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई और तब 12 वर्ष की अल्प आयु में जयसिंह द्वितीय को आमेर का शासक बनाया। आमेर के कछवाहों के प्रति औरंगजेब जो था उसने उन्हें शुरू से ही, जबकि उन्होंने उसकी सेवा काफी की, लेकिन उन्हें मनसब बहुत अधिक जात और सवार के प्रदान नहीं किए। इसीलिए जब जयसिंह गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब ने जयसिंह को, ये तो मैंने बताया कि उन्हें सवाई जयसिंह की उपाधि दे दी, लेकिन प्रारंभ में जयसिंह को केवल 2000 जात और 2000 जात सवार का मनसब प्रदान किया गया। तो लेकिन धीरे धीरे अपने कार्यों के बल पर उन्होंने औरंगजेब को ये एहसास दिला दिया कि राजपूतों के सहयोग के बिना मुगल राजनीति जो है वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकती। और इसीलिए उन्होंने, जब औरंगजेब दक्षिण भारत की विजय के लिए गए थे, और अगर आपको औरंगजेब का ध्यान हो तो कि औरंगजेब को दक्षिण भारत की विजय करने में बीजापुर और गोलकुंडा पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मराठों से वो जीवन पर्यंत युद्ध करते रहे। जब से वो दक्षिण में पहुंचे तो मराठा समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जयसिंह को भी वहां पर बुला लिया। और जब वो दक्षिण में वहां पर पहुंचे तो औरंगजेब ने पन्हाला और खेलना के दुर्ग
जीतने का उन्हें आदेश दिया। खेलना के दुर्ग में औरंगजेब भी उपस्थित था और वहां ये कहा जाता है कि जयसिंह जो थे उन्होंने अपनी कूटनीतिज्ञता से पन्हाला के दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात औरंगजेब ने इन्हें मालवा की सूबेदारी प्रदान कर दी। हालांकि मालवा की सूबेदारी में जो सूबेदार था मालवा का वो तो बेदार वक्त था, लेकिन जयसिंह को उन्होंने नायब सूबेदार बनाया और नायब सूबेदार रहते हुए भी जयसिंह ने मराठों को परास्त करने में और मालवा की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में, क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र था वो काफी समय से वहां पर अशांति व्याप्त थी और वहां पर जो नरूका सामंत थे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी और वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जयसिंह ने वहां पर मालवा में शांति और व्यवस्था बनाने में तथा मराठों का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे। जयसिंह अभी दक्षिण में ही मौजूद थे और दक्षिण में ही औरंगजेब का पुत्र कामबख्श जो था वो भी मौजूद था। तो उसने दक्षिण में ही बने रहने का विचार किया और दक्षिण में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इधर उत्तर भारत में औरंगजेब के दो अन्य पुत्रों जिनमें की शहजादा मुअज्जम और मुअज्जम, इन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जयसिंह जो थे प्रारंभ में उन्होंने आजम का साथ दिया, लेकिन जो मुअज्जम था जो कि आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से भी जाना गया, तो मुअज्जम ने जयसिंह के जो भाई थे विजय सिंह उन्हें अपनी ओर मिला दिया और वो आमेर का शासक बनाना चाहता था। अब इस संघर्ष में ये जो संघर्ष हुआ तो इसमें विजय सिंह और जयसिंह द्वितीय में जाजऊ के मैदान में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, क्योंकि आमेर का शासक जयसिंह द्वितीय बनाए गए थे, लेकिन शहजादा मुअज्जम के प्रभाव से विजय सिंह जो थे वो वहां का आमेर का शासक बनने का ख्वाब देखने लगे। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ इन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और दूसरी तरफ ये जो आजम और मुअज्जम में युद्ध चल रहा था उसमें मुअज्जम की जीत हुई। और क्योंकि यद्यपि जयसिंह भी बाद में मुअज्जम के साथ आ गए थे, लेकिन क्योंकि प्रारंभ में ये आजम के साथ थे तो उनका जो झुकाव था वो विजय सिंह की तरफ था और वो उसने विजय सिंह को आमेर का शासक बनाने का निश्चय कर लिया। अब जयसिंह की स्थिति जो थी वो एक साधारण सूबेदार की रह गई। ऐसी स्थिति में अब उन्हें और बहादुर शाह जो था उसने उत्तर भारत में अपने को शासक घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब जयसिंह के सामने ये समस्या थी कि वो किस प्रकार दोबारा आमेर का शासन प्राप्त करें। तब उन्होंने बहादुर शाह जो था, जो कि मुअज्जम जो कि बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन इस मामले में उन्हें कोई बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि जयसिंह ये जानते थे कि बहादुर शाह कुछ समय पश्चात जयसिंह को
आमेर का शासक बना देंगे। वो उनके साथ कुछ समय रहे, लेकिन जब उन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तब वो पुनः अपने स्थान पर लौट गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जयसिंह की को पद से हटा दिया गया और विजय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त कर दिया गया। अब जयसिंह मुगलों का सामना करने के लिए या आमेर पर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए कुछ राजपूत राज्यों को अपनी ओर मिलाने और उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। और इस प्रयास में उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने प्रारंभ में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को और तदुपरांत मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के साथ उन्होंने बातचीत की और इन तीनों ने मिलकर मुगलों के विरुद्ध मोर्चा लेने का प्रयास किया, जिसमें कि जब अब बहादुर शाह को ये लगने लगा कि राजपूताना जो है वो संगठित हो गया है, तो उसने एक ये संदेश भेजा कि यदि जयसिंह चाहें तो वो उन्हें आमेर का शासक बना सकते हैं। लेकिन जयसिंह का इस समय ये प्रयास हो गया कि यदि वो उन्हें के मनसब में वृद्धि करेंगे तभी वो आमेर का शासक बनना स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रारंभ में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब ये तीनों संयुक्त हो गए तो अजीत सिंह जो थे उन्हें जोधपुर की का शासक बना दिया गया और बाद में ये जो अजीत सिंह द्वितीय थे, इनके सहयोग से दूसरी तरफ क्या था कि अब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जो आगामी आने वाले शासक थे, मुगल बादशाह जो थे, उनमें बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जहांदार शाह और बाद में फखरुशियार ने जयसिंह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और उन्हें आमेर का शासक बनाने का उनके सामने प्रस्ताव रखा। साथ ही 1713 ईस्वी में फखरुशियार ने सवाई जयसिंह को 7,000 मनसब व मालवा की सूबेदारी, प्रारंभ में जो औरंगजेब के समय मिली थी वो मालवा की नायब सूबेदारी थी, लेकिन अब इन्हें जब मालवा की सूबेदारी दी गई तो वो इस बात के लिए तैयार हो गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बार पुनः जो मुगल और राजपूत संबंध जो हैं उनमें सुधार। दूसरी तरफ जैसे ही फखरुशियार ने इन्हें मालवा की सूबेदारी प्रदान करी, उसी समय मालवा की सूबेदारी प्राप्त होने के पश्चात इन्होंने मराठों को के साथ संधि करने, वो मराठों को परास्त करने में भी जयसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि फखरुशियार और प्रसन्न हुए। दूसरी ओर जब इन्हें मालवा की सूबेदारी दी गई, उसके कुछ समय पश्चात ही दिल्ली में राजनीतिक स्थिति तेजी से बदलने लगी और फखरुशियार और सैयद बंधुओं में कटुता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक ओर तो फखरुशियार के सामने ये समस्या थी, दूसरी ओर फखरुशियार ने देखा कि दिल्ली में जो जाट संप्रदाय जो था, जाट समुदाय जो था, वो दिल्ली और आगरा के बीच में यमुना का जो क्षेत्र था वहां पर वो चूड़ामण के नेतृत्व में एकत्र हो रहे थे और वो मुगल साम्राज्य के लिए कठिनाई पैदा कर रहे थे। ऐसे समय में फखरुशियार ने जयसिंह से सहायता देने की बात कही। जयसिंह वहां पहुंचे और जाटों का चूड़ामण के नेतृत्व में जो जाट एकत्रित हो रहे थे उनका दमन करने में जयसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी प्रथम सूबेदारी के पश्चात
जयसिंह लगभग 12 वर्ष तक फिर आमेर में रहे, लेकिन मालवा का जो स्थिति थी, मालवा में बार बार राजनीतिक अशांति उत्पन्न हुई जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में, और क्योंकि जयसिंह जो थे वो मालवा की स्थिति को अच्छी तरह समझते थे, इसी बीच क्या हुआ कि 1723 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे वो दिल्ली की तरफ मालवा में आए और उन्होंने मुगल निजामुल मुल्क के साथ बातचीत करी, और निजामुल मुल्क के साथ उन्होंने एक कहना चाहिए कि उन्हें निजामुल मुल्क ने उन्हें एक स्वतंत्र राज्य देने का आश्वासन दे दिया। यदि मराठों को यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य मिल जाता तो मुगलों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती, इसलिए पुनः उन्हें सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी 1729 ईस्वी में दी गई, और जयसिंह ने मालवा पहुंचकर वहां पर पुनः मराठों का दमन करने में, और साथ ही साथ इस समय उनका जो एक महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था कि मराठों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। तो इसलिए उन्होंने मराठों और मुगलों के मध्य एक समझौता कराने का प्रयास किया। इससे वे चाहते थे कि ना तो मराठे उनका प्रतिरोध करें और मुगलों की स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो जाए। लेकिन जो मुगल बादशाह थे वो उनकी इस बात से प्रसन्न नहीं हुए, और कुछ समय पश्चात ही मोहम्मद बंगश को उनके स्थान पर मालवा का सूबेदार बना दिया गया। अब मोहम्मद बंगश जो था, मालवा की जो सूबेदारी का उनका टाइम था उसमें मालवा में पुनः अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मोहम्मद बंगश जब सिखों ने विद्रोह किया था तो उनका दमन करने में भी वो बहुत अधिक सफल नहीं हुए थे। तो इसलिए मुगल शाही दरबार में ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि पुनः मालवा की सूबेदारी जो है वो जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह को प्रदान की जाए। तो पुनः 1732 ईस्वी में उन्हें मालवा की सूबेदारी दी गई, और इस स्थिति में जयसिंह जो थे उन्होंने मेवाड़ और अन्य राजपूताना राज्यों के साथ बातचीत करके उनसे सहयोग लेने की बात कही, लेकिन जब तक उनके द्वारा सहयोग प्राप्त हो पाता तब तक गुजरात और अन्य रास्ते से मराठे जो थे वो मालवा की ओर प्रवेश करने लगे। अतः उस समय जयसिंह को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, और सवाई जयसिंह ने 1733 ईस्वी में पुनः अपनी राजधानी आमेर लौटने की योजना बनाई, और वो आमेर चले गए, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि इस समय राजपूताना में भी उनकी उपस्थिति जो है वो आवश्यक है। इसलिए मालवा की सूबेदारी को छोड़कर वो वहां पर चले गए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सवाई जयसिंह के जो अन्य कार्य हैं राजपूताना के प्रति या हुरडा सम्मेलन में उनकी भूमिका, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।